नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में राज्यसभा के एलओपी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि स्टेटहुड पहले क्यों जरूरी है और इलेक्शन बाद में क्यों जरूरी है। उन्होंने बड़े ही लॉजिकली बताया है कि अगर डेमोक्रेसी पे हम फेथ करते हैं तो पार्टिसिपेशन उसमें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस है तो लाजमी है कि अगर केंद्र सरकार पहले स्टेटहुड देती है तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी। 1/10 अगर पार्टिसिपेशन होगी तो अगर स्टेटहुड पहले मिलता है, इलेक्शन बाद में होती है, तो 10 गुना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, यानी पोल परसेंटेज ज़्यादा होगी। हम सब जानते हैं कि जब आल पार्टी मीट हुई थी, उस आल पार्टी मीट में भी गुलाम नबी आज़ाद ने स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से कहा था कि पहले आप स्टेटहुड दें, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। कुछ पार्टियां कहेंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ कहेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इतना टाइम 4 साल हमने वेस्ट किए हैं, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों की। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा। फिर एक मुसीबत से निकलेंगे दूसरी में, तीसरी में। हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस। और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो। और अच्छे माहौल में आप स्टेट हुड दे दोगे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज़्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती, 1/10 भी हो सकती। और स्टेटहुड पहले दें, अनाउंस करें और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी, हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी। दर्शकों, आज एक मरतबा फिर उन्होंने बताया कि 5 सूत्रीय मुद्दों पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस यूटी जम्मू कश्मीर में चाहती है कि पहले जल्द से जल्द जो है उसको वाइंड अप किया जाए, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, उसके बाद स्टेटहुड दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाई जाए, उसके बाद जो प्रोटेक्शन है, जो नौकरियों की प्रोटेक्शन है, जो ज़मीन की प्रोटेक्शन है, उसको दिया जाए। फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। जो वादे गृहमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उनको लॉन्ग टर्म में ना लेते हुए शॉर्ट टर्म में उनका हल होना चाहिए। पार्टी ने 5 मुद्दे रखे हैं, उसको हम फिर दोहराते हैं कि तुरंत ज़रूरत है इस स्टेट में जल्दी से डिलिमिटेशन को ख़त्म करना, कंक्लूड करना, वाइंड अप करना, कंक्लूड करके वाइंड अप करना और स्टेटहुड देना। और स्टेटहुड के बाद, स्टेटहुड तो एक दिन का काम है, उसके लंबा चौड़ा डिलिमिटेशन की तरह काम नहीं है। उसके लिए तो एक दिन का सेशन बुलाने की ज़रूरत है और उसको बिल को पास करके स्टेटहुड दे के और फिर तुरंत विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएं। और उसके साथ ही फिर जो ज़मीन का हमारा है कि उसमें ज़मीन और नौकरियां, उनका प्रावधान होना चाहिए। हालांकि लेजिस्लेचर वो अपने आप से भी कर सकती है, अगर नेशनल लेवल पे उसका कोई प्रावधान न हो तो लेजिस्लेचर सक्षम है ये दोनों चीज़ें करने के लिए, वो हो सकता है। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाना। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि आम पार्टी मीटिंग में जो
माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज़ को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दर्शकों, दरबार मूव को बंद करने की प्रथा को लेकर के भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर नुकसान होता है तो जम्मू के लोगों को नुकसान होता है। अगर इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो जम्मू की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब राजे महाराजाओं ने शुरू किया था तब सोच समझ के शुरू किया था, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर जम्मू के बाजार और कारोबार को बचाना है, आम लोगों को बचाना है, तो इसको कंटिन्यू करना बड़ा लाजमी। ये बहुत गलत कंसेप्ट है दरबार बंद करना। जो महाराजा जी ने शुरू किया था दरबार 6 महीने और दरबार उधर रहे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दरबार अगर मूव नहीं होगा तो जम्मू बर्बाद हो जाएगा। इससे कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जम्मू रहने के लिए आना होगा वो आएगा, लेकिन जो दरबार के साथ कई हज़ार लोग आते हैं उससे हमारे यहाँ होटल भी भरे रहते हैं, उससे हमारे टी स्टॉल भी चलते हैं, उससे हमारी टैक्सियाँ भी चलती हैं, उससे हमारी जो दुकान जितना बिजनेस है वो सब चलता है, उससे किराया जितना लोग लेते हैं हज़ारों, मैंने चीफ मिनिस्टर असेसमेंट कराया है, हज़ारों लोग 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा जम्मू के रहने वाले इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो किराए पे देते हैं। 6 महीने उनको किराया आता है गरीब लोगों को, जिनके पास होटल नहीं है, सड़क नहीं है, टैक्सी नहीं है, टांगा नहीं है, लेकिन मकान है। लेकिन मकान का 6 महीने आता है किराया, तो उसका साल निकल जाता है। तो यहाँ की इकॉनमी जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, वो इकॉनमी हमारी निर्भर है दरबार पर, और दरबार नहीं आएगा तो जम्मू और बिल्कुल यहाँ पर्यटक नहीं है। तो इसलिए जम्मू के उत्थान के लिए, जम्मू के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू के विकास के लिए, जम्मू की इकॉनमी के लिए दरबार का आना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, महंगाई को लेकर के उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि महंगाई को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए सीधे हैं, उन मुद्दों को लेकर के सरकार असंवेदनशील है। कि कांग्रेस के वक़्त में क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी थी और रिफाइंड पेट्रोल डीजल की कितनी, ये सबको मालूम है कि आज कितना क्रूड ऑयल नीचे है और कितना ऊपर रिफाइंड तेल पेट्रोल डीजल है, ये सबको दुनिया को मालूम है। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट किए, पूरी कंट्री ने किए, हमारी पार्टी ने भी पूरी कंट्री में किए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के। अब ये सवाल है कि गवर्नमेंट जो है वो इनसेंसिटिव है। आप लोग लिखते भी हैं कि गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, महंगाई हो तो हो, लोगों के सर पर है, हमें कि सरकार को क्या फ़ायदा है। तो हमें गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। महंगाई सिर्फ गैस की नहीं है, या चूल्हे गैस की नहीं है, पेट्रोल की है, डीजल की है, दारू की है, सब्जियों की है, कपड़े की है, दवाई की है, हर चीज़ महंगी हो गई। जो भी आप चीज़ छू लोगे, जिसको हाथ लगाओगे खरीदने के लिए, तो दुगनी तिगनी 4 गुना कीमत में है। दर्शकों, अब हम आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जैसे ही सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन लोगों पर PSA लगा है, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की है, उनको ना तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी और ना ही उनका पासपोर्ट बनेगा या बाकी दीगर चीज़ें बनेगी। तो इस पर भी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये नई चीज़ नहीं है। जब हमारी सरकार हुआ करती थी, हम भी स्टोन पेल्टर्स हों या फिर दूसरे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हों,
उनको दूसरे दर्जे का हम हिस्सेदारी देते थे, दूसरे दर्जे का, यानी जो आम व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलती थी उनको नहीं मिलती। जहाँ तक पत्थरबाज का सवाल था, जो देश विरोधी है वो तो जेल में जाता है, तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देश विरोधी जो है वो जेल में है, तो उसको कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। और जहाँ तक पत्थरबाजों का, वो पहले भी थी, पहले भी जो भी सरकार थी, जब भी पत्थरबाज होते थे वो उनको सीधे दे वर नॉट टेकन एट पार विद अदर पीपल, उनकी भी बहुत इंक्वायरी होती थी, उनकी एडवर्स रिपोर्ट जाती थी, कोई नया बात नहीं है। दिस इज द रीइटरेशन ऑफ द अर्लियर द ऑर्डर्स। हालांकि कुपवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब वो लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, वो नकाबपोश लोग जो पब्लिक के बीच में रहकर के पत्थरबाजी करते थे, देशद्रोही की गतिविधियां करते थे, देश के खिलाफ चलते थे, उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कुछ अलगाववादी नेता, कुछ मुख्यधारा के नेता इस स्टोन पेल्टर का इस्तेमाल करते थे और स्टोन पेल्टर्स भी बाहरी ताकतों का साथ देते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कि आज उन जो हिंदुस्तान के खिलाफ 30 सालों से साजिशें बना रहे थे, खासकर इसमें हुर्रियत के बड़े लीडर या जो इस गरीब आवाम को धोखे की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करते थे या जो पथराव करते थे या जिनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा हुआ है, अगर इनकी नखेल कसेंगे, ये हकीकतन में जम्मू कश्मीर में एक अमन व अमान का रास्ता होगा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, क्योंकि हमने 30 सालों से बहुत कुछ खोया। यहाँ ऐसे गरीब बच्चे जिन्होंने जेलों में ज़िंदगी गुजारी है, या ऐसे लोग भी हैं जिनके ख़ानदान ही उजड़ गए इन 30 सालों में। 30 सालों से इस गरीब आवाम का इस्तेसाल किया गया, खासकर हुर्रियत के लीडरों ने किया, यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, यहाँ की PDP ने किया, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया। अगर आज पूरे हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी लोन हंजूरा का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ है। वो छात्र जो स्टूडेंट्स कभी एक बार पत्थरबाजी करते हैं, उन्होंने कहा कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी उन्होंने बहुत सारे केसेस में इनको बरी कर दिया था, उनसे सारे केसेस उठा दिए थे, लेकिन ये आज उनके साथ जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब हमारी सरकार थी, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी इस रियासत की, तो तकरीबन 12,000 नौजवान जो आलमोस्ट स्टूडेंट्स थे, उनके ख़िलाफ़ जितने भी FIR लगे थे स्टोन पेल्टिंग के, उनको वापस किया गया। और उसमें एक ये बात थी कि क्यों वापस किया गया, उस पर अब हमें इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त इसलिए वो FIR वापस किए गए क्योंकि हमें लगता था कि अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी को गलती हो गई, एक बार उसने एक पत्थर चलाया तो उसके बदले में उसका फ्यूचर हम तबाह नहीं करेंगे, तो इसलिए वो FIR हमने उनके ख़िलाफ़ वापस किए थे। लेकिन आज जो कानून निकला है, जो सर्कुलर निकला है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कभी एक बार उसको गलती हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गया और आज पढ़ाई कर रहा है, आज उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब नौकरी की तलाश में है, तो आज उसको ये कहा जाएगा कि एक बार आपने पत्थर उठाया और उसकी सज़ा उसको ये दी जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए।
दर्शकों, अगर हम सिख समुदाय की बात करें तो सिख समुदाय लगातार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और बोर्ड के चुनाव को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। और 2015 में ये चुनाव होने थे, 2020 में इनका कार्यकाल संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके चुनाव नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ 2015 ਦੀ ਡਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 2019 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 11 ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 10 ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੂਅਰ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 93 ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ 63C, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ 11 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ 63C ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਦਾ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ करानी है। दरअसल सिख नेताओं की माने तो सिख नेता ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। उनका कहना है कि धार्मिक मामलों में सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और जैसे असेंबली और लोकसभा या पार्लियामेंट के चुनाव करवाए जाते हैं, उसी पैटर्न पर पूरे टाइम पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के भी चुनाव होने चाहिए। इसका जो एक्ट बना हुआ है ना, गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट जो है, एंडोमेंट एक्ट जो बना हुआ है 73-75 में जो बना था, उसका मेन मुद्दा ये था कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं, यानी गुरुद्वाराज हैं, जहाँ रोज़ प्रकाश होता है, कीर्तन होता है, लोगों के कंट्रीब्यूशन से बने हुए हैं, उत्थे जिहड़ी सारी मैनेजमेंट है, उत्थे दा जिहड़ा काम काज है, वो संगत के हिसाब नाल लोगों के जिहड़ी सिख संगत सारी है उन्होंने विचारों के मुताबिक चलाया जाए, किसी की इंटरफीरेंस ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो। इस वास्ते ये एक्ट बनया सी और इस एक्ट के मुताबिक, गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक गुरुद्वारा इलैक्शन जिहड़ियां हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुद्वारा कमेटी बनती है 11 मैंबर की। ये हर 5 साल तो बाद इहदियां इलैक्शन होंदियां, लेकिन बदकिस्मती गल है कि 15 तो लैके उस तो बाद इहदी इलैक्शन ही कोई नहीं हुई। इलैक्शन ना होने के करके जिसले काफ़ी टाइम हो गया, गौरमेंट को कहा गया बई या तो इलैक्शन कराओ या तुसी इन्हां कोलों लैके किसी अपने पहले भी इत्थे किसी वक्त लेट हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे या किसी अथॉरिटी को आर्डर दे देंगे कि मैनेज करे जब तक इलैक्शन होनी है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। नतीजा ये होया कि इन्हां दा जिहड़ी कमेटी एग्जिस्ट कर रही सी 2015 जिहड़ी इलैक्शन हुई सी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 3 ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਾਲਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ एक्सटेंशन दी जाए। सिख नेताओं ने सरकार से गुजारिश की है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं ताकि जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो पटरी पर रहें, पटरी से डिरेल ना करें। धांधली है और मैं ये कहूँगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फेलियर है
और जो एक बार यहाँ चेयरमैन या प्रधान बन जाता है तो वो दोबारा उतरने का नाम ही नहीं लेता है। और सरकार को ये चीज़ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है कि जैसे पार्लियामेंट एमएलए म्यूनसिपलिटी इनके जैसे ही चुनाव जितने साल के लिए होते हैं, ये हमारा एक्ट है यहाँ पर। और बड़ी जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद सिखों ने ये एक्ट यहाँ पर लागू करवाया था। 1970 का एक्ट है ये। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ होनी चाहिए वो सरकार नहीं करती है। चुनाव 4-4, 5-5 साल जो टाल देती है, और ये नहीं होना चाहिए। और जब एक एक्ट बना है तो उसके मुताबिक चुनाव जो है हर 5 साल के बाद, जैसे ही टाइम उसका ख़त्म हो, सरकार को उसकी तैयारी जो है कर लेनी चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि सरकार ऐसा नहीं करती है। इस बार भी उन्होंने कोविड का बहाना लगाया हुआ है, जबकि कोविड जो है वो मतलब ख़त्म हो चुका है। और बाकी चीज़ों पे सब जगह चुनाव हो रहे हैं। बंगाल तक में चुनाव हो गए, यहाँ क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं? और आगे फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। तो हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो सरकार को करवाना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना चाहिए। चुने हुए लोग आए, वो गुरुद्वारों के इंतज़ाम जैसे भी चलाना है वो चलाएं। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स में इन दिनों गुस्साए हुए 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। हालांकि हाल ही में इनके किराए में इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और आज सरकार ने, ट्रांसपोर्टर्स ने 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा की अगुवाई वाली सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। जो ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आपसे माफ़ी मांगता हूं कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया, और आपसे माफ़ी मांगता हूं कि थोड़ा सा इस वक्त मेन डिमांड यही है कि हमारे फेयर का रिवीजन हो। हमने जो प्रपोज़ल है, कास्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दे चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गौर किया जाए। और जो हमारी फ़ी हैं, जो हमारे खड़ी गाड़ियों पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, जो पैसेंजर टैक्स है, जो खड़ी गाड़ियों पे जो लोड खामखा का एक्स्ट्रा लोड जो पड़ रहा है, उसको हम बचाने के लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ एक मीटिंग करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा और 10 दिन रुकेंगे। अगर 10 दिन में हमें मीटिंग में ना बुलाया गया, ना हमसे कुछ पूछा गया, ना हमसे कुछ मांगा गया, तो अगर हमें एजिटेशन का पाथ लेना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। लोगों को परेशानी होगी, अगर स्टूडेंट्स को परेशानी होगी, किसी को भी परेशानी होगी, बाहर से जो यात्रु आ रहा है उसको परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। दर्शकों, भद्रवाह के लोगों ने भी अब जिले की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले भद्रवाह ही जिला हुआ करता था, और अब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर भद्रवाह को जिले का दर्जा नहीं दिया गया है, और ये मांग बहुत जोरदार तरीके से ये सरकार से कर रहे हैं। देखिए जी, भद्रवाह के लोगों की जो डिमांड है डिस्ट्रिक्ट की, ये काफ़ी देराना मांग है। और हमें जो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है वो है, हमें छोटे छोटे मसले हैं जो जिनके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। मसलन डॉक्टरों की कमी हो तो फिर हम सड़कों पर उतरते हैं, कोई भी मसला हो छोटा सा छोटा हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। और 3 साल हो गए हमारे एडीसी साहब को यहाँ पर। और जो लोगों की देराना मांग है डिस्ट्रिक्ट की, हमारी सरकार से गुजारिश है कि देखिए जो भद्रवाह है डिज़र्व है,
ये पहले रियासत हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से अब नियाबत बन चुकी है। मगर हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो लोगों की देराना मांग है, और यहाँ बच्चा और मतलब हर एक की डिमांड यही रही है कि कब हमारी जो देराना मांग है उसे पूरा किया जाए, ताकि यहाँ की लोग जो है आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ है वो उन तक पूरी मिल सके। दर्शकों ने कहा कि अगर जिले का दर्जा नहीं दिया गया तो वो बेमियादी हड़ताल पर उतर जाएंगे, जिसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भद्रवाह के लोग बड़े शांत हैं। भद्रवाह हमेशा डिप्राइव रहा। देखिए जी, हर गुजरते दिन के साथ अगर भद्रवाह की बात की जाए तो जिला की मांग यहाँ पे बड़ी जोर पकड़ती जा रही है। यहाँ का बच्चा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि भद्रवाह को जिला दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1954 से पहले भद्रवाह वजीर वजारत हुआ करता था, यानी कि इसको ज़िले का दर्जा हासिल था। लेकिन 1955 में एक गहरी साजिश के तहत इस ज़िले को शिफ्ट कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया किसी और एक एरिया में। तो अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इस डिमांड को, इस जायज़ मुतालबे को, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इसको एग्जामाइन करे और कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं इसमें नहीं है। हमारी जुडिशन ऑलरेडी जो भद्रवाह में जितने ऑफिस हैं, इनकी जुडिशन ऑलरेडी जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के डिफरेंट पार्ट्स में है। तो गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डीसी को ऑफिस को एस्टेब्लिश करना है। एडीसी की पोस्ट यहाँ पे है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का कोर्ट यहाँ पे, जिसकी जुडिशन पूरे जिला डोडा में है। इसी तरीके से अगर डीएफओ की बात की जाए, एएसपी की भद्रवाह की बात की जाए, तो उनकी जुडिशन भी पूरी इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में है। सिर्फ यहाँ पे डीसी उठाने की जरूरत है। और हमारे साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है साबका दौर में हुई है। जिस तरीके से हमारा चिंता, भालड़ा और अटखार था, उसको जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ना तो तहसील का दर्जा दिया गया, ना इन इलाकों को ब्लॉक का दर्जा दिया गया। लेकिन आज हम समझते हैं कि आज सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट आज जो है सेंटर के अंदर है, और वो हमें जिला दे सकते हैं। और जिस तरीके से आज डिफरेंट एरियाज में, पंजाब में भी मनेर कोटला में जो है वहाँ की सरकार ने नया जिला बनाया, तो हम कहते हैं कि उसी तरह पे यहाँ की सरकार भी जो है इनिशिएटिव ले। काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और भद्रवाह को फुल फ्लैश जिला जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।